हाय गाइस, वेलकम टू अड्डा 24/7 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज के सेशन में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, द टॉपिक इज फंडामेंटल राइट्स। तो आज हम समझेंगे फंडामेंटल राइट्स होता क्या है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक दिया है, और जो आर्टिकल 14 से 32 है वो कोर फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 12 बताता है कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है, आर्टिकल 13 बताता है लॉ की डेफिनेशन क्या है। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे नोटिफिकेशंस हो गए, रूल्स हो गए, बाई लॉज हो गए, स्टैंडिंग ऑर्डर्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें लॉ में आती है। और आर्टिकल 12 में आता है स्टेट। स्टेट कौन होता है? जैसे स्टेट गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, कोई भी ऐसी बॉडी जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है वो स्टेट कहलाती है। अब लॉ से हम बाउंड होते हैं और लॉ को रेगुलेट करता है स्टेट, और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हमें फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करे। अब फंडामेंटल क्या होता है राइट हम देखेंगे आने वाली स्लाइड्स में, तो आप बने रहिए। So welcome to the channel here. So this is the feature of our app. आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं फटाफट, बहुत सारे फीचर्स हैं अड्डा के इस ऐप में। सो प्लीज़ डाउनलोड दिस ऐप। ओके, तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं कि भाई कौन से पार्ट में फंडामेंटल राइट आता है। तो आता है ये पार्ट 3 में, राइट, सॉरी। ठीक है, ये आता है पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब इसमें जो है ओरिजिनली फंडामेंटल राइट्स हमारे पास जो थे 7 थे, लेकिन 44th अमेंडमेंट जो आया 44th अमेंडमेंट से 19(1)(f) में इसको रिमूव कर दिया गया। जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको रिमूव कर दिया गया। तो अब हमारे पास बचते हैं टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्यों है? क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप ज्यूरिस्प्रूडेंस समझोगे तो उसमें जो पहले सोसाइटी हुआ करती थी वहाँ पे लोगों ने अपनी इंडिपेंडेंस को प्रिजर्व करके रखा था। तो मतलब वहाँ पे कोई स्टेट वाला सिस्टम नहीं था। तो जब ज्यूरिस्प्रूडेंस ग्रो हुआ तब हमने स्टेट का कल्चर बनाया कि भाई अगर सब अपने अपने मन की चलाएंगे तो फिर एक प्रॉपर रूल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो बड़े बड़े ज्यूरिस्ट थे उन्होंने बोला कि भाई एक स्टेट होगा, एक लॉ होगा, एक सिस्टम बनेगा, उससे जो है स्टेट विल सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल विल सबमिट देयर इंडिपेंडेंस। एज इन, अब इसका मतलब क्या हुआ? अब जैसे देखो कोई भी प्रोटेस्ट होता है, या कोविड हो गया था, अब आप बोलो नहीं यार कोविड के समय मेरे को बाहर जाना ही है, तुम कुछ भी कर लो। नहीं, वैसा नहीं हो सकता। वाई? बिकॉज देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन आवर फंडामेंटल राइट। अब फंडामेंटल राइट बना इसीलिए ताकि ये हमें प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, fundamental right cannot be suspended under normal circumstances. It can only be suspended when article 352 is applied, which is नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान ही फंडामेंटल राइट्स आपके कर्ब होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। उसमें भी सारे फंडामेंटल राइट्स नहीं होते। आर्टिकल 14, 19, 21 हमेशा एक्टिव रहेगा। तो बताओ ये कौन सा फंडामेंटल राइट है? गेस करके आप कमेंट्स में मेंशन करो कि ये फंडामेंटल राइट किसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो मूव करते हैं। ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 41। अब ये 3 एस्पेक्ट की बात करता है: इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कि लॉ के सामने सब इक्वल हैं, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब हमें लॉ को इक्वली अप्लाई करना चाहिए। अब इसका मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक रेस फरारी और होंडा सिटी के बीच में हो रही है तो आप दोनों के लिए टाइम सेम नहीं रख सकते। राइट, ऑफ कोर्स ये बात है कि फरारी को जितना टाइम 5 मिनट में लगेगा कोई डिस्टेंस कवर करने में, वही डिस्टेंस होंडा सिटी में भी 25 मिनट्स लेगी। तो इसलिए अब रेसिंग अनइक्वल हो जाएगी अगर हम फरारी और होंडा सिटी के लिए टाइम सेम रखते हैं। तो इसलिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज इंपॉर्टेंट। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अब कई प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, जैसे रेसिस्ट होना, सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन करना, जेंडर, कलर, कास्ट, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ, लाइक दिस देयर आर लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 14 से लेके 18 तक इसी के बारे में बात होती है। आर्टिकल 18 बोलता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब अनटचेबिलिटी को, सॉरी, आर्टिकल 17 बोलता है अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 18 बोलता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो पहले जो कई प्रकार के टाइटल्स दिए जाते थे, वॉइस रॉय, जनरल, ये वो सारी चीज़ें, और रूरल लेवल पे भी टाइटल्स होते थे, वो सब खत्म हो गए। अब ये देखिए, आई होप इससे आपको देख के कुछ समझ में आ रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे बात हो रही है वी विल नॉट बी साइलेंस। आप देख रहे हैं कि कुछ लोग नीचे अरेस्ट हो रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे स्टॉप हेट कैंपेन्स और हेट स्पीच,
तो आपने सही समझा, बात हो रही राइट टू फ्रीडम की। अब आर्टिकल 19 में 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम मेंशन हुए हैं, जिसमें से कि बहुत सिग्निफिकेंट फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब उसके बाद आती है असेंबली। अब असेंबली में इसका मतलब ये होता है कि हम कहीं पे भी असेंबल हो सकते हैं, हम कोई एसोसिएशन क्रिएट कर सकते हैं, हमारा मूवमेंट फ्री है। आप देखेंगे कि आप कहीं भी कंट्री में मूव कर सकते हैं, इंडिया में प्रिविलेज है, आप कंट्री के किसी भी पार्ट में मूव कर सकते हैं बिना किसी परमिशन के। देन रेसिडेंस, आप कहीं भी जाके रह सकते हैं, आज दिल्ली में रह रहे हैं, कल मुंबई शिफ्ट हो जाओ, परसों बैंगलोर शिफ्ट हो जाओ, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि आपको कोई गवर्नमेंट परमिशन लेना पड़ रहा है जैसे यूएस में होता है। ट्रेड एंड प्रोफेशन, यहाँ पे अगर आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज है तो आप कोई भी ट्रेड, और नहीं भी है तो आप अपना कोई भी बिजनेस चालू कर सकते हैं। अब आप इंजीनियर हैं और आपको लग रहा है कि आपको मेडिकल की दुकान डालनी है, आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें। तो राइट, ट्रेडिंग इज अवेलेबल फॉर एवरीवन एंड प्रोफेशन इज लिमिटेड टू योर एक्सपर्टीज। अब बोलो कि यार मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैं बन जाऊँ डॉक्टर, न्यूरो सर्जन बन जाऊँ, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। आप बोलो कि नहीं यार मेरा फंडामेंटल राइट है, तो दैट विल नॉट वर्क। तो वहाँ पे आपको चाहिए एक्सपर्टीज। मैंने किया है लॉ, मेरे पास एडवोकेट का लाइसेंस है, मैं बोलूँ नहीं मैं ऑपरेशन करूंगा, या एक डॉक्टर बोले कि नहीं मैं कोर्ट में जाके लड़ूंगा, तो दैट थिंग कैन नॉट बी डन। तो ये हमें समझना होगा कि ट्रेड एंड प्रोफेशन के लिमिटेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और इसके साथ आते हैं कुछ रेस्ट्रिक्शंस कि कहाँ कहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सारे कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे सॉवरेनिटी हो गया, इंटेग्रिटी हो गया, हमारे कंट्री के सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, हेट स्पीचेज आप नहीं दे सकते क्योंकि एक रिलीजन को हर्ट करेगा, राइट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स। तो ये सारे लिस्ट ऑफ रीजंस हैं जिसके कारण से हमारे फ्रीडम्स को कभी कभी कर्ब किया जा सकता है। अब आप ये देखिए सीन, यहाँ पे क्या होता दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि भाई टॉर्चर हो रहा है, राइट। इसको हम बुलाते हैं फेमसली 3rd डिग्री टॉर्चर। तो ये बात करता है आर्टिकल 20 की, जहाँ पे 3rd डिग्री टॉर्चर या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे सेल्फ इंक्रिमिनेशन हो रहा हो। हमारा सिस्टम ये है कि अगर मैंने क्राइम किया है तो आप मेरे अगेंस्ट एविडेंसेस लाओ और उसको कोर्ट में प्रूफ करो, ना कि पुलिस मुझे मारे कस्टडी में और फिर मुझसे उगलवाए कि हाँ भाई मैंने क्राइम किया है, मैं खुद बोलूँ। और ऐसे क्राइम की जो टेस्टिमनी होती है कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं होती, हमारा सीआरपीसी इसे डिनाई करता है। तो इसलिए यहाँ पे बोला डबल जियोपार्डी नहीं होनी चाहिए, एक मैटर के लिए 2 बार कोई लीगल केस नहीं हो सकता, तो ये डबल जियोपार्डी है, राइट। और जो लॉ आज के डेट पे अप्लाई करता है किसी क्राइम के लिए वही एप्लीकेबल होगा, राइट। अब मान के चलिए आज अगर मैंने कोई XYZ क्राइम किया और उसकी पनिशमेंट है 1 लाख रुपए, कल एक नया अमेंडमेंट आता है, पनिशमेंट हो जाती है 5 करोड़, तो मेरे ऊपर क्या लगेगा, 1 लाख ओनली, बिकॉज जब मैंने क्राइम किया था तब वो 1 लाख था, भले 2 घंटे बाद ही अमेंडमेंट आ जाए। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस फॉर द वायलेशन फॉर अ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन। तो एट द टाइम ऑफ कमीशन क्या होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। अब ये थोड़ी चीज़ें हैं, तो इसे हम देख सकते हैं क्लीन एनवायरनमेंट, स्लीप, और ये हमारा राइट टू वर्क, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं आर्टिकल 21 में। तो दिस इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जजमेंट्स दिए और उस जजमेंट से बताया कि आर्टिकल 21 बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट में आता है। अब ब्रॉड एक्सपेक्ट में सारी चीज़ें कवर होती है, राइट टू स्लीप भी है, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, राइट टू सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस नहीं होना चाहिए। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 बहुत इंपॉर्टेंट केस था, जिसके बाद 2005 में हमने कई इंपॉर्टेंट लॉज लेकर आए। तो ये सारी चीज़ें जजमेंट से हेल्प हुई और 21 में कोई लिटरल मीनिंग नहीं है, लेकिन ये सब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट से दिया है। इसी के बाद आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन आया, जो कि 2002 में एक लेजिस्लेटिव स्टेटस मिल जाता है जब 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था। अब एज 6 से लेके एज 14 तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगी अंडर दिस आर्टिकल 21A। तो ये तो बहुत ही फेमस इंसिडेंट है। अरविंद केजरीवाल जी अभी अरेस्ट हुए हैं लिकर पॉलिसी केस में, राइट। अब ये सही है कि गलत, ये आपको बिल्कुल एक क्रिटिकल एनालिसिस करनी चाहिए इसके पीछे, और ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ और आप हमें कमेंट पे बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है। तो अरेस्ट की बात हम देख रहे हैं, अब ऊपर पढ़ेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो अरेस्ट कब होगा, कैसे होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आर्बिट्रेरी अरेस्ट नहीं हो सकता कि भाई मैंने कुछ रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोला तो मुझे अरेस्ट कर लिया, मैंने किसी और गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोला तो मुझे अरेस्ट कर लिया, या फिर मेरी फंडामेंटल राइट्स कर्ब कर दी जा रही है विदाउट एनी रीज़न।
तो जो अरेस्ट है और डिटेंशन है, इट शुड बी वैलिड, इट शुड हैव सम रीजन। हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी बोलता है कि जब आप अरेस्ट करने जाएं तो आपको अरेस्ट वारंट दिखाना पड़ेगा, राइट। ऑफ कोर्स देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑफेंस, जैसे बेलेबल, नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपको मे बी वारंट ना भी दिखाएं और ऐसे लेके जा सकते हैं, दैट इज वैलिड। सिमिलरली जब डिटेंशन के केसेस होते हैं, लाइक अगर कोई लेट्स से कि कोई टेररिस्ट है और टेररिस्ट को अरेस्ट करना है, तो भाई हम उसको अरेस्ट वारंट नहीं दिखाएंगे, उसको पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट एनी रीजन। लेकिन एक कॉमन मैन है और आप उसको अरेस्ट कर रहे हैं अंडर द सर्टेन चार्जेस, तो आपको वारंट दिखाना पड़ेगा कि भाई ये सेक्शन लगे, ऐसा ऐसा आपके अगेंस्ट क्राइम नोट हुआ है, तभी अरेस्ट कर सकते हैं। ये भी आपको देखकर समझ में आ रहा होगा कि क्या जस्टिफाई हो रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं देयर इज द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द ह्यूमंस, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देयर आर सर्टेन चिल्ड्रन हु आर वर्किंग, so this is child labor। आर्टिकल 23 एंड 24 बात करते हैं। 23 बोलता है कि भाई फोर्स लेबर्स नहीं होने चाहिए, ह्यूमन बीइंग की ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए, और वेयर एज आर्टिकल 24 बात करता है कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो हजार्डस इंडस्ट्रीज में बच्चों का नहीं होना चाहिए, और आई थिंक किसी भी नहीं होना चाहिए। तो ये आर्टिकल 24 का इंटरप्रिटेशन है कि बच्चों को एक्सेप्ट इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, क्योंकि आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा और कई सारी मूवीज है, जादू, तो इसमें आप देखेंगे कि बच्चे मिल जाएंगे आपको। तो बच्चे कैसे आ गए, वो तो एम्प्लॉयमेंट हो गई उन्हें, तो दैट इज नॉट एम्प्लॉयमेंट, दैट इज कॉन्ट्रैक्चुअल एंड दैट इज जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस। लेकिन कोई भी ऐसा एम्प्लॉयमेंट वाला चीज़ नहीं होगा कि आपको पान ठेले में बच्चे दिखें, आपको साइकिल पंचर बनाते हुए मिलें, आपको ईंटा उठाते हुए दिखें, ऑल ऑफ दैट इज रॉन्ग। अब आता है, ये भी आपको देख के समझ में आ रहा होगा क्या है ये। तो हमारा आर्टिकल 25 हमें देता है राइट टू रिलीजियन। तो आर्टिकल 25 से लेके 28 तक राइट टू रिलीजन की बात हुई है, जहाँ पे फ्रीली आप अपना रिलीजन प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम फोर्सफुली कन्वर्ट कर सकते हैं किसी को। तो हमने भी काफ़ी सारी इंसिडेंसेस देखे हैं जहाँ पे रिलीजियस कन्वर्जन्स हुए हैं, फोर्सफुल कन्वर्जन्स हुए हैं, राइट, फ्रीबीज बांटी गई हैं रिलीजियस कन्वर्जन्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। इसके अलावा टैक्स फ्री, अगर कोई भी रिलीजियस चैरिटी है तो उसे टैक्स से फ्री किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, सो दैट एक रिलीजन को प्रमोट किया जा सके। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज रिलीजन को, एक रिलीजियस ट्रस्ट को मिलती हैं, कोई रिलीजियस फाउंडेशन है तो उसको भी मिलती हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, आई होप आपको देखकर समझ में आ रहा है। सो दिस इज टॉकिंग अबाउट कल्चर। हम देख सकते हैं मराठी कल्चर, उड़िया कल्चर, गुजराती कल्चर। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि आर्टिकल हमारा 28 से 30 कल्चरल और एजुकेशनल राइट की बात करता है। कोई भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, कभी कभी आप देखे होंगे कि स्पेसिफिकली ऐसे महाराष्ट्र में देखेंगे तो गुजराती माइनॉरिटी लगता है, सिंधी माइनॉरिटी लगता है, इवन इट वर्क्स इन गुजरात। आंध्र प्रदेश में भी एक माइनॉरिटी कोटा लगता है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होती हैं। तो ये जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, ये कल्चर के आधार पे, एजुकेशन के आधार पे अगर लगता है कि भाई हमारी एजुकेशन ख़त्म हो रही है, कोई भी ऐसी माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, तो उन्हें एक लिबर्टी दी गई है कि दे कैन सेट अप देयर स्कूल्स। और इसलिए हम देखते हैं कि जैसे आपको लिखेंगे क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स हैं, कोई गुजराती स्कूल्स हैं जहाँ पे प्रॉपर गुजराती कल्चर सिखाया जा रहा हो, मदरसाज हैं जहाँ पे स्पेसिफिक टीचिंग दी जाती हैं, राइट, इस्लाम रिलेटेड। सो ये सारे राइट्स दिए गए माइनॉरिटी ग्रुप्स को। अगर आपको लगता है कि आपका एक ग्रुप, आपका एक रिलीजन माइनॉरिटी में है, तो ये राइट्स आपके पास अवेलेबल हैं। अब आता है लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको हार्ट एंड सोल बोला गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बाय BR अम्बेडकर। अब जो भी हमने फंडामेंटल राइट डिस्कस किया और आपको लगता है कि वो फंडामेंटल राइट्स आपके वॉयलेट हो रहे हैं किसी ना किसी प्रकार से, तो उस केस में आपको ये 5 चीज़ें मिलती है जहां से आप अपने फंडामेंटल राइट्स को क्लेम कर सकते हैं। जैसे हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, राइट, क्वो वारंटो, सर्च्योरेरी एंड प्रोहिबिशन। अब आप ये समझिएगा कि सर्च्योरेरी और प्रोहिबिशन 1 और 5 ये दोनों लगते हैं जुडिशरी के मैटर में। जब कोई जजमेंट चल रहा हो या जजमेंट आ चुका हो और वो गलत है, तो जब उसको कोर्ट क्वाश करती है तो सर्च्योरेरी एंड प्रोहिबिशन लगता है। मैंडेमस एंड क्वो वारंटो 2 और 4 ये तब यूज होता है जब कोई गवर्नमेंट, कोई स्टेट अपना काम नहीं करती है, तो उसकी अथॉरिटी को चैलेंज किया जा सकता है, क्वेश्चन किया जा सकता है, और उस चीज पे ये लगता है।
फिर आता है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस मतलब जो मैंने आर्टिकल 22 में बताया था कि जब आपको अरेस्ट कर लें या डिटेन कर लें तो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों ये बोलते हैं कि कभी भी जब अरेस्ट होता है तो 24 आवर्स के अंदर उसे लोकल मजिस्ट्रेट के पास प्रेजेंट करना होता है, क्योंकि हमने आर्टिकल 20 में देखा कि वरना पुलिस टॉर्चर करेगी। तो इसलिए पुलिस कस्टडी में आपको नहीं रखना है, 24 आवर्स के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास ले जाना है। और अगर ये नहीं होता है और अगर आपके साथ आर्बिट्ररी अरेस्ट हुआ है तो एनी इंडिविजुअल, ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए, हमने देखा 2 and 4 स्टेट के लिए है, 1 and 5 जुडिशरी के लिए है, थर्ड वन इज ओनली फॉर इंडिविजुअल। तो इस केस में आप हेबियस कॉर्पस फाइल कर सकते हैं। तो ये थी पूरी फंडामेंटल राइट्स की स्टोरी। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ इट वाज यूजफुल प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।